हेलो स्टूडेंट्स, मैं अमर सिंह, प्राध्यापक अर्थशास्त्र। ये एक मैंने छोटा सा प्रयास किया है सामाजिक विज्ञान के विषय को आसान बनाने के लिए। इसमें आपको सभी क्वेश्चन नहीं करवाए जाएंगे, सिर्फ हरियाणा बोर्ड में 2017, 18, 19 और 20 के जो प्रश्न हैं वो आपको यहाँ पे करवाए जाएंगे। पहले आपको सारे चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग दी जाएगी और उसके बाद आपको इसके बारे में जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है सिर्फ वो करवाए जाएंगे। तो होपफुली ये आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। धन्यवाद। आज आपको इन चारों टॉपिक से संबंधित बहुविकल्पीय या अति लघुत्तरीय प्रश्न करवाए जाएंगे। तो हमारा पहला बहुविकल्पीय प्रश्न है, असहयोग आंदोलन कब आरंभ हुआ? तो असहयोग आंदोलन किसने चलाया था? गांधी जी ने चलाया था। और इस आंदोलन में क्या आह्वान किया गया था जनता से कि वो अंग्रेजी सरकार के साथ किसी भी प्रकार का सहयोग न करे, क्योंकि भारत में जो अंग्रेजों का शासन चल रहा है वो भारतीयों के सहयोग से ही चल रहा है। दूसरा प्रश्न, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो ये हुआ 13 अप्रैल 1919 को। कहाँ पे हुआ? अमृतसर के जलियांवाला बाग में। और ये क्यों हुआ? क्योंकि रोलेक्ट एक्ट के उसमें विरोध में जो लोग हैं वहाँ पर इकट्ठा हुए थे और उन शांतिपूर्ण प्रदर्शन में उन निहत्थे लोगों पर जनरल डायर ने गोलियां चलाई और उसमें हजारों भारतीय मारे गए। तीसरा प्रश्न है, 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में किसने गोलियां चलाई? तो ये इसका उत्तर क्या है? जनरल डायर ने। चौथा, किस स्थान की हिंसक घटना के कारण गांधी जी ने 1922 में असहयोग आंदोलन रोक दिया, अथवा असहयोग आंदोलन ने किस स्थान पर हिंसक रूप लिया? तो ये कहाँ पर लिया? चौरी चौरा पे। वहाँ पर जो प्रदर्शन कर रहे थे लोग, उन्होंने 22 पुलिसकर्मियों को थाने में जिंदा जला दिया। इसी कारण गांधी जी ने ये आंदोलन वापस ले लिया। पांचवा, साइमन कमीशन भारत कब आया? तो साइमन कमीशन भारत कब आया? 1928 में। और ये साइमन कमीशन का विरोध भारत में क्यों किया गया? क्योंकि इसका एक भी सदस्य भारतीय नहीं था। और साइमन कमीशन को 1919 का जो इंडियन एक्ट था उसके तहत उसकी समीक्षा करने के लिए साइमन कमीशन को भारत भेजा गया था। और साथ ही भारत में जो राष्ट्रवादी ताकतें जोर पकड़ रही थी उनको शांत करने के लिए, भटकाने के लिए साइमन कमीशन भेजा गया था। भाई जो भारतीय लोग हैं उनको बेवकूफ़ बना दिया जाए कि हम जो ये एक्ट है इसमें और रिफॉर्म करके भारतीयों को और ज़्यादा स्वायत्त शासन देने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इसका पूरे भारत में विरोध हुआ। उसके बाद छठा क्वेश्चन है, 1929 में लाहौर अधिवेशन में जिस मांग को औपचारिक रूप से मान लिया गया वह थी पूर्ण स्वराज। और 1929 में लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्षता किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने। किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद सातवां क्वेश्चन हमारा है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ? तो ये हुआ 5 अप्रैल 1931 में। और ये समझौता किस पृष्ठभूमि पर हुआ? क्योंकि 1930 से गोलमेज सम्मेलन चल रहा था। उसमें कांग्रेस ने पहले गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा नहीं लिया, तो दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की हिस्सेदारी सुनिश्चित करने के लिए अंग्रेजी सरकार ने यह समझौता किया, जिसके तहत गांधी जी ने जो सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया था वो गांधी जी ने कुछ समय के लिए रोक दिया और उन्होंने दूसरी गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेना स्वीकार किया। और जो इरविन हैं उन्होंने जो भी राजनीतिक बंदी बनाए गए थे उनको रिहा करने की पेशकश की। आठवां क्वेश्चन, वंदे मातरम गीत कब और किसने लिखा? इसमें किसका गुणगान किया गया? तो यह गीत कब लिखा गया? 1880 के दशक में बंकिम चंद्र चटर्जी ने। और इसमें किसका गुणगान था? भारत माता का। और इसको आजकल हम क्या कहते हैं? राष्ट्र गीत। क्या कहते हैं? राष्ट्र गीत। राष्ट्रगान कौन सा है हमारा? जनगण मन। और वो किसके द्वारा लिखा गया है? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। 9वां क्वेश्चन, हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो इसका सीधा सा उत्तर है गांधी जी। और इन्होंने कब लिखी है? 1909 में। तो हिंद स्वराज गांधी जी के द्वारा पुस्तक लिखी गई है। भारत सरकार अधिनियम कब पारित हुआ? तो ये हुआ 1935 में। इसके द्वारा ही भारत में पहली बार एक संघीय व्यवस्था की परिकल्पना की गई।
उसके बाद बेगार, तो बेगार का क्या अर्थ है कि बिना मजदूरी के अगर काम करवाया जाए तो उसे क्या कहते हैं, बेगार। ये आपको मैंने बताया था कि बाबा रामचंद्र हैं जो अवध के रीजन में, उन्होंने वहाँ पर जो किसान थे उनको ताल्लुकदारों के खिलाफ खड़ा किया था और उनका मेन मुद्दा क्या था, जो उनसे बेगार करवाई जाती थी। क्वेश्चन 12, खिलाफत समिति का गठन कब कहाँ और क्यों हुआ, इसके दो बड़े नेता कौन थे। तो ये मैंने आपको बताया था कि प्रथम विश्व युद्ध, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब समाप्त हुई, तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर समाप्त होने के बाद वहाँ पर तो 12वां प्रश्न हमारा है, खिलाफत समिति का गठन कब और कहाँ और क्यों हुआ, इसके दो बड़े नेता कौन थे। तो ये मैंने आपको बताया कि जो हमारी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब समाप्त हुई, तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर समाप्त होने के बाद जो तुर्की थी उसका जो खलीफा था, उसका जो सम्राट था, नहीं, तो 12वां प्रश्न हमारा है, खिलाफत समिति का गठन कब, कहाँ और क्यों हुआ और इसके दो बड़े नेता कौन थे। तो खिलाफत कमेटी का गठन कब हुआ, 1919 में मुंबई में। ठीक है, दो प्रश्न हो गए, कब और कहाँ। यह खलीफा ओटोमन तुर्की का सम्राट की शक्तियों की रक्षा के लिए इसका गठन किया गया था और इसके दो बड़े नेता कौन थे, मोहम्मद अली और शौकत अली बंधु। तो इन दो बड़े नेताओं ने खिलाफत समिति थे उसका गठन किया, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जो मित्र राष्ट्र हैं, जो जिनकी जीत हुई थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका इत्यादि, उन देशों ने तो 12वां प्रश्न हमारा है, खिलाफत समिति का गठन कब, कहाँ और क्यों हुआ, इसके दो बड़े नेता कौन थे। तो खिलाफत समिति का गठन जब हुआ वो हुआ 1919 में, और कहाँ पे हुआ, मुंबई में। किसने किया, मोहम्मद अली तथा शौकत अली। और क्यों किया, क्योंकि यह खलीफा की शक्तियों की रक्षा के लिए किया गया था। खलीफा कौन था, जो मुस्लिम हैं उनका जो धार्मिक गुरु था, जिसको वो अपना धार्मिक गुरु मानते थे, वो था ओटोमन तुर्की का सम्राट, जिसको खलीफा कहा जाता था। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की समाप्ति के बाद जब मित्र राष्ट्र यानी कि जिनकी जीत हुई थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, अमेरिका, ये ब्रिटेन और फ्रांस, तो उन्होंने जिनकी हार हुई थी जैसे तुर्की, उसके ऊपर कठोर संधि थोपने की कोशिश की। तो उसी कठोर संधि को से तुर्की सम्राट की रक्षा करने के लिए जो मुस्लिम हैं उन्होंने खिलाफत समिति का गठन किया और खिलाफत आंदोलन चलाए। बाद में खिलाफत आंदोलन के साथ गांधी जी ने असहयोग आंदोलन भी जोड़ दिया। उसके बाद 13वां प्रश्न हमारा है, असहयोग आंदोलन को कब और कहाँ स्वीकृति मिली, अथवा उस स्थान का नाम बताओ जहाँ के अधिवेशन में अंग्रेजी सरकार के खिलाफ असहयोग आंदोलन प्रारंभ करने का प्रस्ताव किया गया। तो ये कहाँ पे किया गया, 1920 के कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में। कहाँ पे, नागपुर अधिवेशन में 1920 में। उसके बाद 14वां क्वेश्चन हमारा है पिकेटिंग। ये आपको मैंने डिस्कशन के दौरान भी बताया था कि पिकेटिंग प्रदर्शन का एक ऐसा तरीका है, विरोध का एक ऐसा तरीका है जिसमें लोग किसी दुकान, फैक्ट्री या दफ्तर के भीतर जाने का रास्ता रोक लेते हैं। और असहयोग आंदोलन के दौरान इस तरीके को अपनाया गया उन दुकानों का रास्ता रोकने के लिए जो विदेशी सामान को बेच रही थी।
15वां क्वेश्चन हमारा है गिरमिटिया मजदूर किन्हें कहते थे। तो ये बताया था आपको, ये वे मजदूर थे जिन्हें औपनिवेशिक शासन के दौरान काम करने के लिए फिजी, वेस्ट इंडीज आदि स्थानों पर ले जाया गया था। और ये किन देशों से ले जाया गया था? जो कि औपनिवेशिक सत्ता के अधीन थे, जैसे भारत हो गया, अफ्रीका के जो दूसरे देश हो गए। तो ये जो दूसरे किसी देश के अधीन थे, इन लोगों से इन देशों से लोगों को मजदूर के रूप में दूसरे देशों में काम करवाने के लिए ले जाया जाता था, ज़्यादातर फिजी और वेस्ट इंडीज में। जिस एग्रीमेंट के तहत इन्हें ले जाया जाता था उसे क्या कहा जाता था? गिरमिट। तो इसी के कारण बाद में इन्हें गिरमिटिया मजदूर कहा जाने लगा। तो ये हमने किया था कि जो बाबा रामचंद्र जिन्होंने असहयोग आंदोलन के दौरान अवध के रीजन में किसानों का नेतृत्व किया तालुकदारों के खिलाफ, वो भी गिरमिटिया मजदूर रह चुके थे। 16 देसी खर्च या होम चार्जेस क्या था? तो ये क्या था? भारतीय करदाताओं के पैसे से ब्रिटिश सरकार द्वारा इंग्लैंड में किए जाने वाले खर्च को देसी खर्च या होम चार्जेस कहा जाता था। पैसा भारत का होता था, लेकिन उस पैसे का प्रयोग जो ब्रिटेन है उसके कामों के लिए, उसकी रक्षा के लिए, उसके कर्मचारियों की पेंशन के लिए, इन खर्चों के लिए भारतीय पैसे का प्रयोग किया जाता था। तो उसको कहते थे देसी खर्च या होम चार्जेस। उसके बाद मुंबई का टापू कब अंग्रेज़ों के हाथों में चला गया? तो ये कब चला गया? 1668 में। तो यह कैसे ब्रिटिश हाथों में गया, इसके पीछे भी एक बहुत बड़ी स्टोरी है। ब्रिटिश शासक चार्ल्स द्वितीय की जब पुर्तगाल की जो कैथरीन डी ब्रगांजा से जब शादी हुई, तो उनको ब्रिटिश के जो चार्ल्स द्वितीय थे उनको ये दहेज के रूप में मिला था। उसके बाद वेलम शब्द का अर्थ क्या है? यह है जानवरों की त्वचा से बना एक चर्म पत्र। ऐसे चर्म पत्रों पर, यानी कि खाल से जो एक बना दिया गया, उसके ऊपर क्या था? पहले लिखा जाता था, तो उसको क्या कहते थे? वेलम। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, यह चमड़े की एक पतली परत है जो पुराने समय में लिखने और नक्शे बनाने के लिए प्रयोग की जाती थी। इस प्रकार आज के हमारे सभी अति लघु उत्तरात्मक या बहुविकल्पीय प्रश्न समाप्त होते हैं। इनसे संबंधित जो PDF है आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड करके इसकी अपनी कॉपी में उतार सकते हैं। धन्यवाद।